ओके बॉयज एंड गर्ल्स, जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट किया है, मेरा भरोसा करिए ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रीम्स है। ठीक है। और आपको मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। दिस इज सो ब्यूटीफुल सब्जेक्ट में एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत ही गहराई में जाएंगे। जितना ही हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे उतना ही हमें इस सब्जेक्ट के रूह को पहचानने को मिलेगा, इस सब्जेक्ट को फील करने का मौका मिलेगा। ठीक है। फॉर मी अकाउंट्स इज लाइक हेवन। ठीक है। इससे डील करने में, अकाउंट्स करने में एक अलग ही माहौल बनता है, एक अलग ही मजा आता है। ठीक है। चलो, अब आपको सबसे पहले मेरे इस बैच से आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना है। ठीक है। तो इस बैच से मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं आपको कलर नोट्स प्रोवाइड करूंगा। कलर नोट्स में आपका जो भी गुजरात बोर्ड की बुक्स है, जो भी सीबीएसई की बुक्स है, सारे इलस्ट्रेशन, सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको की नोट्स दूंगा। की नोट्स मतलब आपको चैप्टर की पूरी समरी मिलेगी। ठीक है। जो आपको एग्जाम के एंड मोमेंट पे काम आएगी, पूरा चैप्टर का क्रक्स मिलेगा। इसके बाद हम लोग टेस्ट अरेंज करेंगे, जिसको मैं टेस्ट सीरीज बोलता हूं। इससे हमें पता चलेगा कि हमने भाई इतना पढ़ा है कि हमारी औकात कितनी पहुंची है, कहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज रिवीजन। ठीक है। हम लोग कॉन्सेप्ट तो डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, एकदम अंदर घुस के मस्त पढ़ाई करेंगे। लेकिन क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है, बट उसको कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुए इतना टाइम हो जाता है कि हम लोग भूल जाते हैं। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या, कॉन्सेप्ट याद रहना इंपॉर्टेंट है, बट एट दैट टाइम आपको वो याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन एक ऐसा जरिया है जिससे हम लोग आपको चैप्टर वाइज उसको क्यूमुलेटिवली रिवीजन्स करवाएंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा और जब एग्जाम में उसको लिखना होगा तो आपको वो भी पता चलते रहेगा। समझ में आया? ठीक है। तो ये चार चीजें जो आपको मेरे बैच से एक्सपेक्ट करनी है। ठीक है। आगे चलो, आगे अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग की। चलो बताओ, व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग? यस बेटा अर्पण, व्हाट इज अकाउंटिंग? व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग? क्या होता है हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग? पहले जमाने में लोग टैबलेट यूज करते थे। टैबलेट यूज करते थे मतलब क्या, कि उनके पास जो है टैबलेट यूज करते थे। टैबलेट में क्या होता था, वो इस तरह से लाइंस मेंटेन करते थे। आप स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ोगे, इस तरह से वो लाइन मेंटेन करते थे। लाइन मेंटेन से क्या होता था कि उन्हें ये पता चलता था कि उनके पास कितने भेड़ बकरियां हैं। वो अपने कैटल्स का रिकॉर्डिंग इस टैबलेट्स में मेंटेन करते थे। ठीक है। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग क्या है? एनीवन? और कोई दूसरा? चलो हाँ, पहले क्या था, पहले गोल्ड कॉइन्स भी हुआ करती थी। गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स हुआ करती थी। पहले लोग अपनी संपत्ति को जानने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए गोल्ड कॉइन्स के थ्रू चेक करते थे कि उनके पास कितनी संपत्ति है। ठीक है। इस संपत्ति, इस कॉइन्स के बेसिस पे वो लोग ये चेक करते थे कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी उनके पास जमीन है। और इसी अकाउंटिंग के बेसिस पे, इसी अकाउंटिंग के बेसिस पे वो लोग ये चेक करते थे कि कितना उनके पास संपत्ति है। और इस बेसिस पे वो पूरी दुनिया जीत लिए, इसी एक छोटे से अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पे, जिससे उन्हें पता चलता था कितनी उनके पास प्रॉपर्टी है, कितने कॉइन्स है, कितनी उनके पास धन है, संपत्ति है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, बट हम लोग मार्क्स के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़ेंगे। जितना ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही आपको 12th में आगे जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मार्क्स के चक्कर में भूल जाते हैं कि बच्चे ये उनको रेडीमेड मिला गया है, बट ये भूल जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट के पीछे लोगों ने कितना बलिदान दिया गया है, लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया है। ठीक है।
तो आपको ये जानना जरूरी है कि इस अकाउंटिंग के पीछे आपके पूर्वजों ने कितना अपना समय दिया है, एक साइंस के पीछे कितना, इस रूल्स एंड रेगुलेशंस के पीछे कितना उन्होंने अपना लाइफ पूरा स्पेंड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग में, पहले कॉइन से स्टार्ट हुई थी, लोग अकाउंटिंग मेंटेन करते थे टैबलेट्स पे, फिर उसके बाद गोल्ड कॉइन से वो लोग क्या करते थे, अपना अकाउंटिंग करते थे। चलो अब मैं आपके पूर्वजों से मिलाता हूं, ये आपके पूर्वज है। ठीक है, पहले वो भी जंगल में रहा करते थे, उनके साथ हाथी घोड़े सब कुछ रहा करते थे, और सिर्फ एक आग की खोज के लिए उन्होंने देखो कितना समय लगा दिया। ठीक है, कितना इन्होंने समय लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने मूवीज देखी होगी, उसके बाद जो आदि मानव थे, उसके बाद आया इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। और उसके बाद आपने मूवीज में ये सीन भी देखा होगा, आपने देखा होगा कि दीवारों पे बहुत सारे स्ट्रिप्स ड्रॉ किए गए होंगे, तो यहां से आपका पूरा अकाउंटिंग चेंज हुआ। ठीक है, ये आपका पूरा पास्ट था। ठीक है, अकाउंटिंग जो है एक अरिथमेटिकल वर्क जो लूका पेसियोली थे उन्होंने क्रिएट किया। तो ये जो अकाउंटिंग है ये कॉन्सेप्ट आया मैथमेटिक्स से। ठीक है, अकाउंटिंग का जो जन्म हुआ है वो कहां से हुआ है, मैथमेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन से। ठीक है, मैथमेटिकल में जो बच्चे हैं जिनको पता है, जिन्होंने 10th अभी क्लियर किया, उनको पता है LHS इज इक्वल्स टू RHS, उसी रूल्स पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे योर एसेट विल बी इक्वल्स टू योर लायबिलिटी, जो वही कॉन्सेप्ट है LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें याद रखनी है, ध्यान में रखना है, और इस बेसिस पे हम लोग अपना अकाउंटिंग करें। ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कैपिटल। हम लोग इस सब्जेक्ट के डिटेल में चलो, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। वन पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, एक बंदा है जिसे बिजनेस स्टार्ट करना है। अब बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसे कुछ फंड की जरूरत होगी, उसे कुछ लागत लगानी पड़ेगी, उसे कुछ पूंजी लगानी पड़ेगी। तो उस पूंजी को कहां से वो अरेंज करता है वो यहाँ पे देखा जाएगा, और उस पूंजी को हम लोग क्या बोलेंगे। तो टू स्टार्ट अ बिजनेस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। फॉर एग्जाम्पल देयर इज मिस्टर राम। ठीक है, मिस्टर राम है जिसे बिजनेस स्टार्ट करना। सो देयर इज वन पर्सन दैट इज मिस्टर राम। ठीक है, ये कौन है, मिस्टर राम। नाउ मिस्टर राम wants to start a business। ठीक है, इन्हें क्या करना है, he wants to start a business। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्हें क्या चाहिए, he wants to arrange a fund। ठीक है, इन्हें पैसा अरेंज करना पड़ेगा, और इनके कंपनी का नाम है सपोज राम एंड कंपनी। तो इस बिजनेस को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, फंड चाहिए। सो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फंड। ठीक है, हमारे पास फंड अरेंज करने के लिए दो तरीके हैं। पहला कि हम लोग जो फंड है वो ओनर से ही मंगाएंगे, और दूसरा है दैट इज थर्ड पार्टी। ठीक है, तो दो सोर्सेज है फंड अरेंज करने का, एक तो ओनर खुद लेके आएगा और दूसरा हम लोग बाहर वालों से मंगाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी में कौन कौन हो सकता है, हम लोग बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, किसी रिलेटिव से हम लोग पैसे ले सकते हैं, किसी फ्रेंड से हम लोग पैसे ले सकते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और दूसरा सोर्स है दैट इज ओनर खुद पैसे लेके आए। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि जब ओनर खुद पैसे लेके आता है तो उसे क्या बोलेंगे, और जब थर्ड पार्टी से हम लोग पैसे मंगाते हैं तो उस फंड को हम लोग क्या बोलेंगे। सो हियर द मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट्स व्हेनेवर, ठीक है, व्हेनेवर
द ओनर ब्रिंग्स, मतलब मिस्टर राम जब पैसे लेके आता है बिजनेस में, ठीक है, मिस्टर राम जब बिजनेस में पैसे लेके आएगा तो उस पैसे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। जब ओनर बिजनेस में पैसे लेके आता है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। सो सिंपल कैपिटल मीन्स क्या है, वेन एवर ओनर ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट सर्टेन मनी, ठीक है, whenever owner of the business invest certain money into the business for commencement of the business, that is called as capital। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ओनर जो भी पैसा लेके आएगा उस पैसे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। अब ये पैसा जो ओनर लेके आता है बिजनेस में लगाता है, उसका सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है कि जो कंपनी है उस कंपनी में से कितना वो प्रॉफिट कमाए। तो उसका मेन इंटेंशन होता है बिजनेस स्टार्ट करने का, दैट इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो एक चीज क्लियर हुई कि ओनर जब बिजनेस में पैसे लेके आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल, और उस कैपिटल के सामने जो ओनर को रिटर्न मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके। ओनर जो है ये कैपिटल दो फॉर्म में लेके आ सकता है, ठीक है। कितने फॉर्म में लेके आ सकता है, दो फॉर्म में, या तो वो कैश लेके आएगा या तो वो काइंड में लेके आएगा, ठीक है। कैश मींस कि वो फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो कैश लेके आया सपोज 40,000, ठीक है। साथ में नया नया बिजनेस था तो बाहर का फर्नीचर अभी एक्सपेंस नहीं करना था, वो घर से ही टेबल उठा के लेके आया, घर से ही चेयर उठा के लेके आया और उसकी प्राइस थी सपोज 30,000, ठीक है। ऑफिस है, गर्मी लग रही थी तो उसे एसी भी लेके आना था तो घर से एसी भी लेके आया जिसका कॉस्ट था 30,000 रुपीज। तो ये सारी चीजों का अगर हम लोग टोटल करते हैं सो टोटल इज 1 लाख रुपीज। सो टोटल फंड विच इज ब्रॉट बाय द ओनर इनटू द बिजनेस दैट इज ऑफ 1 लाख रुपीज। तो चाहे वो कैश लेके आए चाहे वो काइंड लेके आए, उसको टोटल हम लोग बोलेंगे कि ये टोटल क्या है, आपका कैपिटल, ठीक है। सिंपल, क्लियर है। तो ये क्या है, दिस इज द मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। अब कैपिटल वर्ड जो है वो अलग अलग यूटिलाइज किया जाता है अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, ठीक है, कौन हूं मैं, सोल प्रोप्राइटर, और सोल प्रोप्राइटर अपने धंधे में अपने बिजनेस में जो पैसा लेके आता है उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। गॉट द पॉइंट। उसी जगह पे अगर मेरी एक कोई पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उसी जगह पे अगर मेरी कोई पार्टनरशिप फर्म है और उस पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स पैसे लेके आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल। और तीसरा स्टेटस है बिजनेस का, दैट इज कंपनी। अब कंपनी में कौन होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं जो शेयर्स खरीदते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स पैसा देते हैं कंपनी में उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। जनरली वर्ड यूज किया जाता है शेयर कैपिटल, बट पॉपुलरली वी कैन कॉल इट एज अ शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड पार्टी की बात करें तो थर्ड पार्टी में हमने 3 एग्जांपल लिया है, एक तो बैंक लोन, रिलेटिव और फ्रेंड्स। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों आपकी थर्ड पार्टी हैं और ये थर्ड पार्टी जब बिजनेस में पैसा लगाएंगी और इन थर्ड पार्टी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लायबिलिटी, ठीक है। तो जब बाहर के लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो हमारे लिए एक तरह से उधार होता है, एक तरह से लायबिलिटी होता है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी जब पैसा लगाती है तो इनका एक मेन पर्पस होता है कि उसमें में से ब्याज कमाना। क्या कमाना, ब्याज कमाना, इंटरेस्ट कमाना। तो यहाँ पे आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 सोर्सेज है, एक तो ओनर पैसा लेके आएगा और दूसरा बाहर वाले लोग पैसा लेके आएंगे।
जब ओनर पैसा लगाता है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल, और जब बाहर वाले लोग पैसा लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। ठीक है, एंड वेन एवर ओनर इन्वेस्टेड द फंड इनटू द बिजनेस, द रिटर्न व्हाट ही गेट्स, ठीक है, उसे जो रिटर्न मिलता है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, और जो बाहर वाले लोग पैसा लगाते हैं उसके सामने जो उन्हें रिटर्न मिलता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। गॉट द पॉइंट? ठीक है, नाउ मूविंग टू द सेकेंड टर्मिनोलॉजी दैट इज ड्राइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ड्राइंग्स। ठीक है, सिंपली ड्राइंग्स मींस पेंटिंग नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग अभी अकाउंटिंग्स की बात कर रहे हैं, हम लोग अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ड्राइंग्स का मीनिंग कुछ अलग होता है। ध्यान से देखना, यहाँ पे ओनर है और आपका ओनर कौन है? मिस्टर राम। ठीक है, अब मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया था। जब वो बिजनेस में पैसा डालते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल, और बिजनेस में जब पैसा आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल क्रिएशन, मतलब आपके बिजनेस का फंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बट दूसरा टर्म है दैट इज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स मीन्स क्या होता है कि जब कंपनी का ओनर, कंपनी का मालिक जो है वो बिजनेस में से ही पैसा, ठीक है ध्यान देना, बिजनेस में से बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए, किसके लिए? पर्सनल पर्पस के लिए लेके जाता है, तो उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो जब ओनर बिजनेस में से पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए लेके जाएगा, वो फॉर्म कोई भी हो सकता है, इट कैन बी इन कैश और इट कैन बी इन काइंड। ठीक है, या तो वो गुड्स लेके जा रहा है या तो कैश लेके जा रहा है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 withdrawn by Mr. Ram for personal यूज। ठीक है, मिस्टर राम कौन है? ओनर है, और वो ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए 10,000 का गुड्स लेके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। ठीक है, अब ये जो ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स इज विथड्रॉन बाय द ओनर, ड्राइंग्स इज विथड्रॉन बाय द ओनर इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट क्या है कि जब ओनर बिजनेस के लिए पैसा लेके आता है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। अब ये जो कैपिटल का पैसा है वो बीच में विड्रॉ नहीं कर सकता, वो कब विड्रॉ कर पाएगा? इट कैन बी विड्रॉन एट ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन या तो लिक्विडेशन, मतलब जब कंपनी बंद होगी तभी वो कैपिटल का पैसा लेके जा सकता है। तो क्या उनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं? उनकी फैमिली कैसे चलेगी? फिर तो राम ने पूरा पैसा लगा दिया, अब क्या वो जाके हिमालय पे संत बन जाएगा? नहीं, वो पैसे विड्रॉ करेगा, बट विड्रॉ कहां से करेगा? इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए लेके जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। तो इस तरह से उनकी फैमिली चलती, उनके बच्चों को पढ़ने का भी अधिकार मिलता है। तो सर ये तो बात हो गई प्रॉफिट की, अगर प्रॉफिट होता है तो आदमी पैसा, ओनर पैसा लेके जा रहा है और उनका घर चल रहा है, उनकी फैमिली चल रही है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होता है? तो क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे? उनकी फैमिली कैसे चलेगी? तो यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर कंपनी का क्या है? लॉस है, तो इन केस ऑफ लॉस जब ओनर बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करेगा, ठीक है, इन केस ऑफ लॉस जब ओनर बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करेगा, उस विड्रॉवल के सामने कंपनी विल चार्ज क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट। ठीक है, जब कंपनी का लॉस है
और लॉस के टाइम पे जब ओनर कुछ पैसा विड्रॉ करता है उसके सामने कंपनी विल चार्ज इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट को हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, तो दो वर्ड हमने देखा। पहला कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? बिजनेस में ओनर पैसा लेके आता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। और दूसरा बिजनेस में से पैसा वो लेके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। ठीक है, जब कैपिटल बिजनेस में आता है उससे क्या होता है? आपके बिजनेस में पैसे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल क्रिएशन। और जब बिजनेस में से ओनर पैसा लेके जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। गॉट द पॉइंट? अब यहाँ पे हमारे पास फंड्स आए। ठीक है, हमारे पास क्या है? फंड्स आए। दो तरह से फंड आए, एक तो ओनर लेके आया और दूसरा क्या? थर्ड पार्टी से पैसा मिला। अब ये जो फंड हमारे पास आए हैं, हमारे पास जो फंड्स आए हैं, इस फंड्स का हम लोग यूटिलाइजेशन कहां कहां करेंगे? ध्यान देना, ये जो हमें फंड आया है, फंड का यूटिलाइजेशन बिजनेस में कहां कहां होता है? पहला, इस फंड से हम लोग एसेट्स खरीदते हैं, और दूसरा हम लोग क्या परचेज करते हैं? गुड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अभी गुड्स की। गुड्स क्या होता है? ठीक है, गुड्स क्या होता है? गुड्स मीन्स क्या? सिंपली जिस भी चीज का आप धंधा करते हो, ठीक है, जिस भी चीज का आप बिजनेस करते हो, दैट इज कंसिडर्ड एज गुड्स फॉर यू। ठीक है, और जिस चीज का, ठीक है, आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे रजिस्ट्रेशन लेने, कौन सा रजिस्ट्रेशन? हम लोग शॉप एस्टेब्लिशमेंट लेते हैं। ठीक है, और गुजराती में हम लोग उसको बोलते हैं गुमस्त धारा। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे, आप बोलोगे कि मुझे गुमस्त धारा चाहिए, तो बोलेगा साहब किस चीज का धंधा है? तो आपको वहां पे बताना है कि मेरा ये नेचर ऑफ बिजनेस है, मुझे इस बिजनेस का लाइसेंस चाहिए, मुझे इस बिजनेस का गुमस्त धारा चाहिए। तो जो आपका मेन बिजनेस है, जो आपका कोर बिजनेस है, जो आपका मेन धंधा है, उसमें जब हम लोग डील करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गुड्स। या तो दूसरा एग्जांपल दूं मैं आपको, जब भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लोगे, ठीक है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस पे लिया जाता है? गुड्स पे। और ये गुड्स का जो डेफिनेशन है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, अगर मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूं तो फर्नीचर में मैं वुड्स खरीदूंगा, ठीक है, मैं उसमें नेल खरीदूंगा, प्लाई खरीदूंगा, फेविकोल खरीदूंगा, तो ये सारी चीजें क्या है? मेरे लिए गुड्स है। और उसको मैं मैन्युफैक्चर करके, उसको मैं फिनिश गुड्स बना के मार्केट में सेल्स करूंगा, तो ये मेरे लिए क्या है? ये मेरा डे टू डे बिजनेस है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी में डील कर रहा हूं तो प्रॉपर्टी मेरे लिए क्या बन जाएगी? गुड्स बन जाएगी। लेकिन अगर मैं फर्नीचर में डील कर रहा और कोई घर खरीदा, कोई दुकान खरीदा, कोई गाड़ी खरीदी, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? एसेट्स बन जाएगा। तो सिंपल गुड्स क्या होता है कि जिस चीज का मेरा धंधा है, जिस चीज का मेरा बिजनेस है, उस बिजनेस से जो हम लोग डे टू डे डीलिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गुड्स। ठीक है, और ये गुड्स वर्ड जो है वो काफी आपसे कनेक्टेड है, डे टू डे में हम लोग लाइफ में सुनते रहते हैं। गुड्स क्या होता है कि हम लोग जनरली लोकल रिटेल स्टोर पे होलसेलर से, उनके जो एम्प्लॉइज है उनके मुंह से हम लोग सुनते रहते हैं कि साहब माल पहुंचा क्या। ठीक है, तो माल वर्ड जो यूज किया है, दैट इज टॉक्स अबाउट द गुड्स। ठीक है, वो लोग फोन पे बात करते हैं कि मैंने आपको 100 किलो का माल भेजा है, मैंने आपको 150 का माल भेजा है, तो ये सब क्या है? दिस इज ऑल अबाउट गुड्स। तो ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग आते जाते रिटेल स्टोर पे, होलसेलर के दुकान पे सुनते रहते हैं। तो जो आपका धंधा है, जिस चीज में आप लोग डील करते हो, दैट इज कॉल्ड एज गुड्स। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो हम लोगों ने आज यहाँ पे 3 वर्ड समझा। पहला, कैपिटल क्या होता है? जो भी ओनर पैसा लेके आता है बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करके जा रहा है, ओनर विड्रॉ कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। और हमारे पास जो फंड आया, फंड आने का 2 सोर्स था, एक तो ओनर लेके आ रहा है, एक बाहर वाले लोग लेके आ रहे हैं।
ठीक है। तो उस फंड को हम लोग यूटिलाइज करते हैं दो जगह पे, या तो हम लोग एसेट्स खरीदेंगे या तो हम लोग गुड्स खरीदेंगे। गुड्स मतलब हम जो बिजनेस में डील करते हैं, जो हमारा कोर बिजनेस है, मेन बिजनेस है, उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स, ठीक है। और जब हम लोग गुड्स में डील करेंगे तो दो वर्ड से हमें फेमिलियर होना पड़ेगा। पहला परचेज और दूसरा सेल्स है, ठीक है। जो चीजें हम लोग परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, वुड्स, नेल, प्लाई, फेविकोल, ये सारी चीजों को हम लोग बोलेंगे परचेज। और उसको हमने मैन्युफैक्चर किया, फिनिश गुड्स बनाया और उसको हम लोग मार्केट में बेच देंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेल्स। I hope the concept is clear till here.